तो इस वक्त की बड़ी खबर मोहाली से बता रहे हैं, जहां मोहाली दौरे पर सीएम मनोहर लाल हैं। पराली एक पूंजी पर सेमिनार का किया गया आयोजन। सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। मंत्री भूपेंद्र यादव ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी सेमिनार में रहे मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मोहाली से, जहां मोहाली दौरे पर सीएम मनोहर लाल। पराली एक पूंजी पर सेमिनार का हुआ आयोजन। सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत, वहीं मंत्री भूपेंद्र यादव ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी सेमिनार में रहे मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर मोहाली से बता रहे हैं, जहां मोहाली दौरे पर सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद। तो तस्वीरें हम आपको सीधे मोहाली से दिखा रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल मोहाली दौरे पर रहे और उन्होंने वहां शिरकत की। पराली एक पूंजी पर सेमिनार का आयोजन भी किया गया। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल भी सेमिनार में मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हो चुका है और पहले ही दिन काफी हंगामेदार रहा। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार की। बजट सत्र में विपक्ष की ओर से मंत्री संदीप सिंह का मामला उठाया गया, जिसको लेकर विपक्ष ने सीएम मनोहर लाल से संदीप सिंह का इस्तीफा भी मांगा, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर लिया। इसी दौरान विपक्ष की ओर से संदीप सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं सदन में जोरदार हंगामे के बीच कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की भी मांग की। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मेरी सरकार ने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाया है, जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्य सचिव फिलहाल 15 विभाग की कुल 98,000 करोड़ रुपए की अनुमानित परिव्यय की 91 परियोजनाओं की निगरानी करती है। मेरी प्रगतिशील सरकार प्रौद्योगिकी की उन्नयन करने और लोगों के कल्याण के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल रखने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। अब गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5G सेवाएं उपलब्ध है और आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में 5G सेवाएं शुरू की जाएगी। सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को निश्चित और समयबद्ध तरीके से पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप इस निर्णय को लागू करने और विभिन्न विभागों में संवर्गवार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कमी का आकलन करने का कार्य एक रैशनलाइजेशन आयोग को सौंपा जा रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता, SC/BC का कल्याण और अंत्योदय विभाग आयोग को सभी सहायता प्रदान करेगा और कमी के आकलन के आधार पर वर्ग A, B, C और D पदों पर पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। सभी के लिए आवास।
हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो गया है और 23 तारीख को हरियाणा सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। इस बार के बजट से हरियाणा के लोगों को खासी उम्मीदें हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई से जहां आम जनता परेशान है, तो वहीं सरकार पर भी आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के चलते दबाव बना हुआ है। हरियाणा सरकार भी इस बार बजट को लोगों के हित में पेश करना चाहती है। शिक्षकों और छात्रों को इस बजट से भी बड़ी उम्मीदें हैं। छात्र कहते हैं कि सरकार महंगाई पर रोक लगाए और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट की बात हो रही है। 23 तारीख को हमारा जो है बजट आने वाला है और आज से वो सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो हमें हरियाणा से यही उम्मीद है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा और इसमें डिजिटल हरियाणा के ऊपर और ज्यादा जोर दिया जाएगा। पब्लिक सेंट्रिक होगा, क्योंकि जो बात हो रही है चीफ मिनिस्टर साहब की, वो इन्हीं मुद्दों के ऊपर हो रही है। जिस तरह से यूनियन बजट रहा होलिस्टिक डेवलपमेंट का स्टेट की, और उसी तरह से एक उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज किया अंत्योदय जो है उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। जो हरियाणा सरकार बजट लेकर आ रही है, मैं चाहती हूँ कि जो बजट सत्र चल रहा है, सरकार महंगाई के ऊपर ध्यान दे। ये जो बजट है वो महंगाई को नियंत्रित करने वाला हो, ताकि जो आम जनता है उसकी जो कमोडिटीज हैं, गुड्स हैं, उसकी रीच में हो, वो आसानी से जो आम जनता है उसको ले सके। और खासकर जो बजट है वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हो। शिक्षा जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनके लिए रोजगार लाने वाला होगा। हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमें मतलब एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज मिल सके, अच्छी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज मिल सके, और हमारी एजुकेशन पॉलिसीज अच्छी हों, जिससे हमारे जो हरियाणा के बच्चे हैं वो आगे बढ़े। सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे से अच्छे रोजगार उपलब्ध कराएं, और ताकि जो युवा पीढ़ी है वो भी अपना काम कर सके और अच्छी शिक्षा नीति को जो है राज्य में लागू किया जाए, क्योंकि एक शिक्षा व्यवस्था जो है जो समाज में अच्छे अवसर उपलब्ध करा सकती है। जो सरकार कल बजट पेश करने जा रही है, एक आम आदमी की रोजी रोटी के अलावा कुछ जरूरतें होती हैं, जैसे आटा, चावल, गेहूं, दालें और गैस और पेट्रोल। तो सरकार से ये उम्मीद करूंगा कि सरकार जो आटा पहले 25 रुपए था वो आज की डेट में 37.5 और 40 रुपए बिक रहा है, जो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। और पेट्रोल की वजह से आज सिलेंडर के रेट इतने ज्यादा हैं कि एक आम आदमी की जेब खाली हो चुकी है। और सरकार का जो बजट आने वाला है, पेश कर रही है सरकार, उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा, सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद है। महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। वैसे तो सेंटर की भी, इसमें सेंटर का बहुत रोल होता है, सेंटर सरकार का हमारी, लेकिन मैं राज्य सरकार और सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से भी निवेदन करूंगा कि आम लोगों का ध्यान रखें और बजट को इस तरीके से प्रस्तुत करें कि लोगों को अच्छा लगे, और लोगों की जो जेब पे और जो हमारी गृहिणियां हैं घर की, उनके बजट पे जो असर पड़ रहा है और जो उनका बजट खराब हो रहा है, रसोई का जो किचन का बजट खराब हो रहा है, वो संतुलित रहे थोड़ा सा। कोई एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड, हर एक इंसान को मिल सके रोजगार। आजकल रोजगार की फैसिलिटीज बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं, इस वजह से वो दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें महंगाई के। चंडीगढ़ में ईएसआई हेल्थ केयर की बैठक के दौरान केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव को ईएसआई स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र और तरावड़ी में नई डिस्पेंसरी शुरू हो गई है। झाड़ली में स्थापित की गई डिस्पेंसरी भी जल्द ही चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम रोजगार मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने हिसार, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, करनाल और पंचकुला में 100 बिस्तरों वाले नए ईएसआई अस्पतालों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ईएसआई अस्पतालों की स्थापना के लिए समयबद्ध तरीके से उपयुक्त स्थान और भूमि चिन्हित करी जाए, ताकि राज्य में प्रस्तावित ईएसआई अस्पतालों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामलों में हरियाणा अन्य सभी राज्यों से बहुत बेहतर है। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारे में कब्जे को लेकर मारामारी हुई। गुरुद्वारा छठी पातशाही एसजीपीसी और हरियाणा सिख गुरुद्वारे मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों में धक्का मुक्की हुई। वहीं धर्म प्रचार समिति सदस्य तजिंदर पाल ने कहा कि अंग्रेजी से संघर्ष करके धार्मिक स्थलों पर कब्जा लिया है। संवैधानिक यानी संसद की मंजूरी से 1925 में एसजीपीसी एक्ट बनाया गया और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में गुरुद्वारों में अन्य धार्मिक कार्यों का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही कहा कि गत दिवस जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने गुरुघर पर कब्जा किया है वह सरासर गलत है और ऐसा होने नहीं देंगे। यदि कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। पुराने जमाने च पुराने वक्त अंग्रेज हुकूमत ने गुरु ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी बड़े इतिहासिक स्थान सी उन्हां ते मसंदा ਨੂੰ बिठा के उन्हां ते कब्जे करवाए। कब्जे करा के उन्हां ਜਿਹੜੇ सरकार अंग्रेज हुकूमत के हथ रुके सी उन्हां तो जजिया वसूलते ते आपदा उत्थे उन्होंने खूब प्रबंध किया। उस माड़े प्रबंध नूं हटाउण वास्ते उस टाइम दे साडे बुजुर्गां ने, साडे कौम दे बलिदानियां ने अपनियां शहादतां दे के 3 वड्डे मोर्चे लगे तां जाके उस टाइम की हुकूमत ने मन्निया और हुकूमत ने अंग्रेज हुकूमत तो चाबियां लैके उन्हां गुरुद्वारे इतिहासिक स्थानां दा प्रबंध संभालिया। अंबाला में नई नवेली दुल्हन शादी के चौथे दिन ही बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। भागने से पहले दुल्हन ने पूरी प्लानिंग बनाई हुई थी। यही नहीं, दुल्हन अपने साथ लाखों करोड़ों के रुपयों के जेवरात और 85,000 रुपयों की नकदी भी ले उड़ी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और वहाँ पे एफआईआर दर्ज कर दी गई। जैसे शिकायत आती है तो सबसे पहले पुलिस जो उसमें लिखा है उसके अनुसार जो धारा बनती है उसके अनुसार एफआईआर करती है। फिर उसके बाद उसको वेरिफिकेशन और उसकी लोकेशन और सभी का सभी वो हमारी टीम उसमें काम कर रही है। मामला दर्ज हो गया है। हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी करतार सिंह भड़ाना ने 17 सूत्रीय संघर्ष समिति का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने नूह की अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज उन्हें पूरा भरोसा हो गया है कि आप लोगों की ये रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इन सभी मांगों को पूरा कराने में मेरा साथ देगी। साथ ही बताया कि गरीब लोग कैसे आगे आए, इसलिए उन्होंने संघर्ष समिति का गठन भी किया। हर घर में नौकरी, प्रदेश की लड़कियों को 6,000 रुपए प्रति माह दिलाने, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामलों में प्रदेश के लोगों को आगे लाने के लिए हर संभव कोशिश जारी रहेगी। वहीं करतार सिंह भड़ाना ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर होटल फ्री कराने की बात भी कही। रोड पे अगर टूल लग गया तो जो है झिरका तक का मेवात और पलवल का जो विकास का पर्पज है, जो मकसद है प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री जी का, वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना टूल, क्योंकि बहुत बड़ा रोड है यहाँ से और बम्बे तक जाएगा और सोना में टूल टैक्स पहले ही लगा हुआ है। अगर सोना से लेके झिरका तक का माफ हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हरियाणा के 2 जिलों को वो मिल जाएगा जो इस 17 के साथ में और
बल्लभगढ़ पंचायत समिति के सदस्यों में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन चंद्रपाल ने की। इस मौके पर बल्लभगढ़ के बीडीपीओ अजीत सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में गांव की सफाई और लाइट लगाने को लेकर मेंबरों ने अपने अपने सुझाव भी दिए, जिस पर चेयरमैन चंद्रपाल ने मोहर भी लगाई। पंचायत समिति के चेयरमैन चंद्रपाल ने बताया कि जल्द ही गांव में स्वच्छता को लेकर कार्य किए जाएंगे और जहां पर लाइटिंग की प्रॉब्लम है वहां पर लाइट पंचायत समिति की तरफ से लगाई जाएगी। ये ब्लॉक समिति की पहली मीटिंग हुई है। सारे मेंबरों ने यही मुद्दे रखे हुए हैं। गांव में लाइट नहीं, अंधेरा है, गांव की सड़कें जर्जर हुई पड़ी हैं और नालियां बेकार हैं, गांव की सफाई नहीं हो पा रही है। ये मुद्दे हैं इनके। किस तरीके से देखते हैं मुद्दों को, कब तक इनसे जो है निजात मिल पाएगी? जिस तरीके से काफी समय से जो चुनाव भी नहीं हुए थे, तो अब चुनाव हुए हैं, तो किस तरीके से देखो आज हमारी पहली मीटिंग हुई है। जो हमारे पास बजट है, हम देख के जनसंख्या के हिसाब से किसी मेंबर के पास 2 गांव है, 1 गांव है, उसी हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से हम उस पैसे को विकास कार्यों के लिए बांटेंगे। वही गांव के लोगों की समस्या है, जैसे कहीं पे सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाली का निर्माण होना है, रास्तों का निर्माण होना है, स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हैं। तो जो भी समिति सदस्य अपनी लेटर हेड पर जो देंगे अपनी कंप्लेंट, उसके आधार पर चेयरमैन साहब जिसको यस करेंगे उसको पंचायत समिति पास करेंगे। बहुत बदतर हालात हैं, सफाई व्यवस्था ना है, रात में अंधेरे में जो है उसे किस तरीके से? नहीं, ऐसा है, सफाई कर्मचारी जो सरकार के आदेश अनुसार नियुक्त हैं। खबर भिवानी से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय संत साहित्य और संस्कृति पर प्रबुद्धजनों ने अपने विचार रखे। इस दौरान सामाजिक चिंतक डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक ने कहा कि संतों का समाज निर्माण में अद्वितीय योगदान रहा है। संतों द्वारा दिया गया साहित्यिक ज्ञान सामाजिक जीवन निर्वाह के लिए सरल मार्ग प्रशस्त करता है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि संतों का सानिध्य न केवल मानसिक सुख प्रदान करता है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में आने वाली अनेक मुश्किलों का सामना करने की शक्ति भी देता है। युवा लोगों के लिए सबसे पहला तो मेरा संदेश ये है कि उनको अपने जीवन में सदाचार का व्रत लेना चाहिए। हमारे यहाँ उसको कहा जाता था 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ वासना से मुक्ति नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म के अनुकूल आचरण करें। अपने आचरण को ऐसा बनाएं कि लोग आपको देवतुल्य समझें। सत्यनिष्ठ हों, अहिंसा का पालन करें, संयम का पालन करें। जो अपने यहाँ कहा जाता है ना, यम और नियम, 5 यम और 5 नियम। 25 साल की आयु तक अगर आप उसका पालन करें तो शरीर भी आपका शुद्ध रहेगा और मन भी, क्योंकि मन और शरीर इन दोनों की शुद्धता नितांत आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायुष्य के लिए, शांत जीवन के लिए। और मैं तो सदैव मोक्ष का पक्षधर हूँ। हमारे कॉलेज में आदर्श महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य संघ के बारे में बताया गया। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों को सभी को पता चले, हमें हमारे संतों के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त है। हमारे आदर्श महिला महाविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। जैसे कि हमें पता है कि आजकल साधु संतों को लोग भूलते जा रहे हैं, बट हमारे जो कॉलेज है, हमारा जो महाविद्यालय है, इन चीजों को बरकरार रखते हुए ऐसे प्रोग्राम करवाते हैं। इंद्री हलके में उस समय खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब एक किसान का बेटा शादी करके अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर की मदद से इंद्री की अनाज मंडी में पहुंचा, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। लोगों ने दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
और हम यमुनानगर से आए और बारात गई थी खेड़ा से। ठीक है। वो पहले भी कोई परिवार से गए? हाँ, मेरे बड़े भाई परिवार वैसे ही हुआ है। परिवार की जो भी बारात जाती है हेलीकॉप्टर से लेके आते हैं? हाँ, दूसरी है। यमुनानगर नया गांव से वैसे पंचकूला रहते हैं हम जी। और ये मेरा भतीजा है। हाँ, शादी यमुनानगर में गए करण रिजोर्ट में और वहाँ से सरस्वती स्कूल से हम हेलीकॉप्टर। ये जो जहाज में दुल्हन आई है हेलीकॉप्टर में, ये हमारा भतीजा है। 2017 में इसी तरह मेरे लड़के के भी भगवान ने मौका दिया था, यहाँ आए थे। ये मेरा भतीजा है, सगे भाई का लड़का है और उनका त्रेजा बच्चों का दोनों एडवोकेट हैं। तो यहाँ खेड़े से बारात गई थी जगाधरी के पास, जगाधरी में प्रॉपर जगाधरी गांव है, एक नया गांव। सोमवती अमावस्या पर पांडु पिंडारा में पूरे देश से श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। पांडव ने अपने पितरों की शांति के लिए पांडु पिटारा में पिंडदान किया और पांडवों के नाम से ही इसका गांव का नाम पांडु पिंडारा पड़ा। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा में तपस्या की याद में सोमवती अमावस्या के आने पर युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। तभी से माना जाता है कि पांडु पिंडारा तीर्थ पर पिंडदान करने से मोक्ष मिल जाता है। ऐसा है, ये हमारे वेदों के अनुसार जो 4 वेद हैं उसमें उल्लेख है कि ये सोम तीर्थ अनादिकाल से और यहाँ ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही, बहुत बड़ा विशाल शुरुआत से, और अनेक महापुरुषों ने अनेक युगों में जो है ना यहाँ स्नान किया। भगवान कृष्ण ने भी जो है ना युद्ध के बाद अकाल मृत्यु बहुत हुई, तो उनकी आत्मिक शांति के लिए युधिष्ठिर को आदेश दिया कि आप पांडु पिंडारा सोम तीर्थ के ऊपर जाइए और उनके निमित्त जो है ना पिंडदान करिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। खबर भिवानी से है, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एक बार फिर से लामबंद हो चुका है। जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा कि उनकी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में सरकार को गिराने का काम किया जाएगा। वहीं जिला प्रधान सुखदर्शन ने बताया कि आज प्रदेश सरकार ने 21 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 14 मार्च को संसद का घेराव भी किया जाएगा। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो वर्ष 2024 के चुनाव में सरकार को वोट की चोट करने का कार्य प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के जो मुखिया वो कह रहे हैं कि अगर जो पुरानी पेंशन बहाल हो गई तो हरियाणा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। सीएम नहीं, ये तो हरियाणा मतलब देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं अब ये धर्म के खिलाफ होगा। मतलब पुरानी पेंशन को धर्म के खिलाफ जोड़ लिया है, मतलब कर्मचारियों की मांग को धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। अगर जब पुरानी पेंशन बहाल हो गई तो ये धर्म के खिलाफ होगा। हम भारत के प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि कर्मचारी अपनी रोजी रोटी के साथ लड़ाई लड़ रहा है, पुरानी पेंशन उनका हक बनता है। और हक इसलिए बनता है क्योंकि देश में या प्रदेश में कोई भी मंत्री विधायक बनता है तो उसको हर बार पेंशन मिलती है। एक बार बन गया तो एक बार पेंशन, दूसरी बार बन गया दूसरी बार पेंशन, 3 बार बन गया 3 बार पेंशन।